क्लास फैमिली से चले हैं जी। तो आम लोगों की अब ज़रूरत का पता है और खुद फेस करते थे। हर चीज़ का पता है भी एक आम आदमी की ज़रूरत क्या होती है। स्लम एरिया में जो ज़रूरतें लोगों की पूरी नहीं हो पाती और वो पूरी की जाए। 12 जगह ऐसी थी जहाँ पर पिछले 35-40 साल से कचरे के पॉइंट चल रहे थे। अपने आप को पार्षद समझता ही नहीं हुई। वो पार्षद है मेरी वार्ड के, वो लोग हैं। 300 से 250 से 300 फ़ोन वार्ड से आते थे। तो मैं लोगों को बोलता था भी आपको मेरे ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर में बैठो, 24 आवर मेरा नंबर चलता है। मैंने उस एरिया में भी सीवरेज नया डलवाया। फिर जलंधर में सुपर सक्शन मशीनों का हमने कॉरपोरेशन में टेंडर लगवाए। लोगों को जाकर घर घर में बताया, मतलब हम इनको 40 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये की एक छोटी सी अमाउंट देंगे महीने की। और जो एक 1.5 रुपया एक दिन का बनता, अगर 50 रुपये हम एक रेग पिकर को अपना कचरा उठाने के दें और एक दिन का 1.5 रुपये में हमारे घर का वो कचरा आते हैं, उठा के ले जाते हैं। हमको कहीं जाकर सड़क के ऊपर कचरा फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरा साथ दो और सोसाइटी ने मेरा साथ दिया। सड़कों पे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी बनती है। सोसाइटी में जाएं, सोसाइटी के लोगों को जागरूक करें, कुछ उनको सिखाएं, कुछ उनसे सीखें। तो हमने उन लोगों से सीखा भी बहुत कुछ। नगर निगम की हद में रहते हैं जी। और आपने कभी सुना भी शहर में कभी छप्पड़ भी होगा? तो मेरी वार्ड में था। वो सोसाइटी में जाकर मैंने लोगों को बोला भी आप जो सीवरेज का पानी आपका छप्पड़ में जाता है, ओवरफ्लो भी छप्पड़ में जाता था। तो मैंने वो उन लोगों के साथ मिलके वो कचरा भी उसमें फेंकते थे तो उनको मनाया, उन्होंने हमारे से बात की। फिर हमने वहाँ पर सीवरेज सिस्टम नया डलवाया तोबड़ी मोहल्ले में। और पहले तो छप्पड़ में पानी ना जाए, पानी हमारा जो हमारा डिस्पोजल है वहाँ पर जाना चाहिए। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महिमा और आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपक शारदा जी, जो वार्ड नंबर 62 के पार्षद रहे हैं। और साथ ही अगर बात की जाए इनके राजनीतिक करियर की, तो इन्होंने यूथ कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तो चलिए बात करते हैं दीपक शारदा जी के साथ। सर, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ आए। तो सर्वप्रथम जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो यही रहेगा कि देखिए, जब आप राजनीति में कदम रखते हैं तो या तो आपको शौक होता है या फिर कोई ना कोई प्रेरणा होती है जो आपको लेकर आती है राजनीति में। तो आपके मामले में ये क्या था? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आपने हमें इतना अवसर दिया। और मेरी जो राजनीति की शुरुआत है, ये प्रेरणा मुझे मेरे दादाजी से मिली थी, स्वर्गीय श्री लालचंद शारदा जी से। क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे समय पहले चुनाव लड़ा था, विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उत्तरी हल्के से ही लड़ा था। एज आज़ाद कैंडिडेट वो इलेक्शन चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। तो बस उन्हीं से उनके साथ बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, तो हमें अच्छा लगता था भी लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों की सेवा होनी चाहिए। क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से चले हैं, तो आम लोगों की अब ज़रूरत का पता है और खुद फेस करते थे। हर चीज़ का पता है भी एक आम आदमी की ज़रूरत क्या होती है। क्योंकि समाज में आम आदमी को जगह बनाने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो वो चीज़ों को हमने फेस ज़िंदगी भर किया है। तो मेरी सोच ये थी भी हम आम लोगों का रास्ता बने, आम लोगों के साथ मिलके उनके विकास को आगे लेके जाया जाए, ये मेरी सोच थी। और उसे लेकर मतलब अपने से बड़ों में बैठा और उनसे कुछ सीखा, सीखते सीखते अब यहाँ तक पहुँचे। राजनीति में आ गए। तो 2017 में आपने चुनाव लड़े, तो कौन कौन से वो मुद्दे थे जो आप लेकर जनता के बीच गए, कि कौन कौन से वादे थे जो आपने किए कि हम ये काम करके दिखाएंगे 2017 में? देखो, हमारा एक नागरिक होने का सबसे प्रथम तो यही बनता है भी अपने जो इलाके के लोगों को पहले तो पीने का पानी स्वच्छ मिले, सीवरेज का सिस्टम जो दुरुस्त मिले। और देखो, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, चाहे वो स्लम एरिया में रहता है, लेकिन जो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो फैसिलिटीज़ है, नगर निगम की जो फैसिलिटीज़ है, वो हर बंदे तक प्रॉपर पहुंचनी चाहिए। तो ये नहीं भी वो अगर हाई सोसाइटी में रहता है तो वो फैसिलिटी उसको ही मिले, अगर वो
स्लम एरिया में रहता है तो उनको भी वो बराबर जो कॉरपोरेशन की फैसिलिटीज है वो मिलनी चाहिए, सरकार की जो फैसिलिटीज है मिलनी चाहिए। तो मेरी सोच यही थी भी आम लोगों तक स्लम एरिया में जो जरूरतें लोगों की पूरी नहीं हो पाती और वो पूरी की जाए। तो मेरे एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो पीने के पानी की बड़ी समस्या थी। सीवरेज का मिक्स पानी बहुत ज़्यादा आता था, तो वो फर्स्ट हमारा वही विजन था। और सेकंड था सीवरेज की समस्या थी। दोनों मतलब कंबाइन है, अगर दोनों दुरुस्त रहेंगे तो आपका इलाका खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा। तो मेरी जो वार्ड थी उसमें मे बी 70% से ज़्यादा एरिया जो स्लम कैटेगरी से बिलोंग करता था। तो आम लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, नौकरी पेशे से जुड़े लोग रहते हैं। तो मेरा यही था। और वहाँ पर मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा जो समस्या थी गार्बेज की समस्या थी। कम से कम 10-12 जगह ऐसी थी जहाँ पर पिछले 35-40 साल से कचरे के पॉइंट चल रहे थे और कभी उनको वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश नहीं की गई किसी भी सरकार से या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हम खुद महसूस करते थे हमारा शहर इतना सुंदर है, ये स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में डाला गया है, तो लोगों में स्मार्ट दिखना चाहिए। तो ये कोशिश लेके हम चले। तो हमने तो अपना काम जो हमें था 5 साल का टर्नओवर लोगों ने मौका दिया। धन्यवाद करता हूँ लोगों का, वार्ड के लोगों का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपना मतदान किया। तो उनके मतदान के सहयोग से मैं पार्षद बना। मैं अपने आप को पार्षद समझता ही नहीं हूँ, जो पार्षद है मेरी वार्ड के वो लोग हैं, उनका बल है हमारे पास। उन्होंने मिलकर अपना बल दिया और हमने ये काम करना शुरू किया। जलंधर शहर में सबसे पहले अमृत योजना के तहत जो पानी की सप्लाई की लाइन डली वो पूरे जलंधर में सबसे पहले मेरी वार्ड में तोबड़ी मोहल्ला में पड़ी। और वहाँ पर मतलब इतनी ज़्यादा समस्या थी पीने के पानी की। मतलब लोगों को अगर हम स्वच्छ पानी नहीं दे सकते तो उनका जीवन कैसे बदल सकते हैं। छोटे बच्चों में, बड़े परिवारों में डायरिया की प्रॉब्लम होती थी, उल्टी दस्त लगती थी, बड़ी मुश्किल में लोग रहते थे और खुद को बहुत ही महसूस होता था भी हमारा यही कोशिश रहनी चाहिए भी लोगों को अच्छा पानी और अच्छी सीवरेज की व्यवस्था मिले। सबसे पहले हमने वहाँ पर पानी की लाइन पूरे इलाके में डलवाई, सबके घर में नई टूटियाँ, नए नल लगवाएं भी। पानी जो चाहिए लोगों को स्वच्छ पानी चाहिए, साफ सुथरा पानी चाहिए, जो भारत सरकार कहती है भी स्वच्छ जीवन चाहिए। तो स्वच्छ के तहत ही हमने ये सारा काम करना शुरू किया। फिर जैसे जैसे मेरी वार्ड में जिन इलाकों में तोबड़ी मोहल्ला हो गया, गोविंद नगर, हमारे गोविंद नगर में बड़ी बड़ी समस्या थी। वहाँ पर पिछले 15-20 साल से मतलब पानी की जो गंदे पानी की सप्लाई की समस्या थी वो हल नहीं हो रही थी। मैंने अपने कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के साथ मिलके बहुत मुश्किल से वो कार्य किया। बड़ी मुश्किल आती थी क्योंकि चलते घरों में सीवरेज की पुटाई करनी, पानी की लाइन की पुटाई करनी, लोगों को आने जाने में मुश्किल होती है। तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन धन्यवाद लोगों का, बड़ा साथ दिया लोगों ने हमारा, क्योंकि वो भी चाहते थे उस गंदगी से हम निकले। तो गोविंद नगर में, गुज्जापी रोड में, न्यू गोविंद नगर में हमने पानी की लाइन नहीं डलवाई, जीएमसी कॉलोनी में पानी की लाइन नहीं डलवाई, काफ़ी एरिया में पानी की जो लाइन है, न्यू कैलाश नगर एक्सटेंशन में चारों गलियों में पानी की लाइन नहीं डलवाई। तो अगर पानी, पहले तो शुरुआत ही पानी से होती है, जीवन उसी से शुरू होता है। तो पानी की लाइन डलवा के हमने एरिया का जो पानी की प्रॉब्लम थी ना वो लोगों की हमने हल करवाई। अब मतलब मुझे इतना यकीन है, जब मैं काउंसलर बना था तो डेली मुझे जो मतलब 300 से 250 से 300 फ़ोन वार्ड से आते थे। तो मैं लोगों को बोलता था भी आपको मेरे ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर में बैठो, 24 आवर मेरा नंबर चलता है, आप मुझे फ़ोन करो। कोई भी फ़ोन करे, चाहे बच्चा करे चाहे बड़ा करे, मेरी ये 24 घंटे ड्यूटी बनती थी भी मैं आपका सेवक हूँ और आपका काम करूँ, और मुझे अच्छा भी लगता था। और मैंने अपनी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भागा और वो काम किया मैंने, और मैं मतलब 100% कामयाब रहा वो जो पानी की समस्या को हल करने में। और सीवरेज की समस्या बहुत ज़्यादा थी मेरे एरिया में। आप जब मर्जी हमारे कॉरपोरेशन के जो ऑफिस है हमारे दादा कॉलोनी में, जो नंबर 2 में, तो देख सकते हो, जाके रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। डेली 10 से 15 मेरी वार्ड की कंप्लेंट होती थी सीवरेज की समस्या। लोग सुबह उठते हैं, गली में बाहर निकलते हैं, सीवरेज बड़ा पड़ा है।
तो हमको खुद बड़ी तकलीफ होती थी। मतलब मेरे पास एक एरिया है तोबड़ी मोहल्ला, उसमें वो एरिया आम जो एरिया से मतलब 9-10 फुट डाउन है। तो जब भी बारिश होती थी सबसे पहले पानी उस मोहल्ले में बढ़ता था। इतना पानी बढ़ता था भी वहाँ के जो लोग थे वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। गलियों में 2-2 से 2.5 फुट पानी भरा रहता था सीवरेज का। 2-2 दिन पानी नहीं निकलता था वहाँ पर भी मैंने नया सीवरेज डलवाया सारे इलाके में, क्योंकि छोटी आबादी है, छोटा एरिया है, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर प्रवासी लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। चाहे कोई भी हो, भारत का नागरिक है और हमारी जिम्मेवारी बनती है भारत के नागरिक को उसकी ज़रूरतें पूरी करना। तो मैंने उस एरिया में भी सीवरेज नया डलवाया। फिर जलंधर में सुपर सक्शन मशीनों का हमने कॉरपोरेशन में टेंडर लगवाए। तो सीवरेज की सफाई नहीं होती थी, क्योंकि एनजीटी ने भी कुछ आदेश दिए थे भी कि सीवरेज को साफ करने के लिए हमारे सीवरमैन भाई जो हैं वो सीवरेज में नहीं जाएंगे। तो हमको भी नहीं अच्छा लगता था भी ये करें ऐसे, क्योंकि अभी मशीनी युग है तो जो काम मशीन से हो सकता है हम अपने कर्मचारियों से क्यों करवाएं। तो हमने पूरे अपने इलाके में जो मेन लाइनें थी पहले उनको सुपर सेक्शन करवाया। सुपर सेक्शन कराने से मतलब पिछले 30-40 साल से उस इलाके में कभी भी जो मेन लाइनें थी ना वो चौक हुई पड़ी थी, और वो अगर वो 3 फुट की लाइन थी तो वो 6 इंच लाइन चलती थी, इतनी उसके अंदर सिल्ट जमा थी। तो वो सबसे बड़ा टास्क था हमको सुपर सेक्शन करवाना। तो वो टास्क भी हमने कंप्लीट किया, लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। तो वो समस्या सीवरेज की हल हुई। मेरे अमर गार्डन एरिया पड़ता है, अमर गार्डन, वो हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया का डिस्पोजल है वहाँ से जो टेल एंड पॉइंट है ना जो सीवरेज का, वो अमर गार्डन एरिया था। तो अमर गार्डन में मतलब कोई ऐसी गली नहीं थी जहाँ पर सीवरेज नहीं बढ़ता था। सुबह से शाम लेकर सुबह चले जाओ उन गलियों में सीवरेज का पानी रहता था, शाम को चले जाए तो उन गलियों में सीवरेज का पानी रहता था। तो मतलब उनकी इतनी ज़्यादा समस्या थी, मतलब मैं खुद से परेशान था भी ये कैसे हल होगा। मैंने कर्मचारियों से भी, चलो उन्होंने बड़ा साथ दिया। हमने वहाँ पर भी सुपर सेक्शन करवाने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आया। आज वही अमर गार्डन जो 2 साल में परेशान रहा पिछले 3-4 साल से, उस एरिया से मुझे कभी भी सीवरेज बंद की कंप्लेंट नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने काम किया लोगों में जाके। क्यों लोग उठे सुबह सीवरेज के पानी को देखें, वो तो ड्यूटी बनती है हमारी कॉरपोरेशन की उसको करवाना, लेकिन उसको करने के लिए लोगों का साथ हमको चाहिए था। तो लोगों ने हमको बहुत साथ दिया। हमने अपनी तरफ से पूरी पुरजोर मेहनत लगाकर मैंने अपने काम की जो आपने ये बड़ी बहुत मुश्किल समस्या थी। गार्बेज लिफ्टिंग की बड़ी समस्या थी। गार्बेज पिकर जो आते नहीं थे गलियों में गार्बेज लेने के लिए, लोगों को जाकर घर घर में बताया। मतलब हम इनको 40 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए की एक छोटी सी अमाउंट देंगे महीने की, और जो 1-1.5 रुपया एक दिन का बनता, अगर 50 रुपए हम एक रेग पिकर को अपना कचरा उठाने के दें, और एक दिन का 1.5 रुपये में हमारे घर का वो कचरा आते हैं उठा के ले जाते हैं। हमको कहीं जाकर सड़क के ऊपर कचरा फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरा साथ दो, और सोसाइटी ने मेरा साथ दिया। रेग पिकर गलियों में जाने शुरू हुए, कुछ मुश्किलें आई, फिर उन्होंने साथ दिया, और अब कंटिन्यू वो एरिया में रेग पिकर 300-350 घर से वो रेग पिकर वहाँ से डेली कचरा उठाते हैं। और अब लोगों को मतलब अपने घर का कचरा सड़कों पे फेंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी बनती है। सोसाइटी में जाएं, सोसाइटी के लोगों को जागरूक करें, कुछ उनको सिखाएं, कुछ उनसे सीखें। तो हमने उन लोगों से सीखा भी बहुत कुछ। अब वहाँ पर फिर मेरे जब रेग पिकर आना शुरू हो गया तो रेग पिकर को मैंने बोला भी जो सरकार के द्वारा तय किए कूड़े के पॉइंट है, तो आप जो कचरा लोगों से उठाते हो, लिफ्ट करते हो, इसको आप वहाँ पर जाके लिफ्ट करोगे। यहाँ पर रास्ते में जो टेम्परेरी पॉइंट बने हुए इनको हमने यहाँ पर नहीं फेंकना। और उन्होंने भी, हमारे कर्मचारियों ने बड़ा साथ दिया। मेरी वार्ड में कम से कम 10 से 12 गार्बेज के ऐसे सड़कों के ऊपर पॉइंट थे। शहर को सुंदर कैसे बनाएंगे, शहर को हरा भरा कैसे बनाएंगे। शहर हरा भरा तभी होगा जब लोग साथ देंगे, और मेरी सोसाइटी के लोगों ने मुझे पूरा साथ दिया। और मैंने अपनी वार्ड में कम से कम 10 से 12 गार्बेज पॉइंट जो पिछले 30-40 साल से सोसाइटी में चल रहे थे, सड़कों के ऊपर चल रहे थे, वो सारे हमने बंद करवा दिए। और कहा भी जाता है सबका साथ सबका विकास हुआ जी। जी। और ये आपके वार्ड की बात थी। अगर
शहर की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से सुधार करने की जरूरत है पूरे के पूरे शहर में? शहर के लिए कोई फंड की कमी नहीं है, कॉरपोरेशन को फंड की कोई कमी नहीं रहती, हर चीज़ प्रॉपर पैसा आता है, चाहे पंजाब सरकार की तरफ से आए चाहे भारत सरकार की तरफ से आए, स्वच्छ भारत में पैसा आए, किसी चीज़ की आज तक कॉरपोरेशन में मैंने नहीं देखा कि फंड की कभी कमी आई 5 साल में। तो मेरे इलाके में मतलब मैंने विकास के लिए जो सड़कें थी 10-10, 15-15 साल पुरानी, 40 साल पुरानी सड़कें थी, कुछ सड़कें नहीं बनी थी आज तक, जो आज भी कच्ची थी, तो मैंने मतलब हमारे माननीय मेयर साहब को साथ लेकर हमने इलाके में अपने अफसरों को, कर्मचारियों को लेके वहाँ पर सर्वे कराए, जहाँ जहाँ सड़कें बनाने की जरूरत थी हमने वो सड़कों का विकास किया। और मेरी वार्ड में मुझे लगता है भी मैंने 80% से ज़्यादा सड़कें हैं जो नहीं बनाई है। मतलब अब वहाँ पर बहुत रियर होगा अगर कोई सड़क टूटी होगी, वैसे आप देख सकते हो मेरी वार्ड में जाके, वार्ड लोगों की है, लोगों ने साथ दिया, हमने उनके साथ मिलके वो विकास कराया और ऑलमोस्ट मेरे इलाके की जितनी सड़कें हैं वो सारी बनी हुई हैं, सारी बनाई गई दोबारा से। और सबसे बड़ी बात, हम शहर में रहते हैं, नगर निगम की हद में रहते हैं, और आपने कभी सुना भी शहर में कभी छप्पर भी होगा? तो मेरी वार्ड में था, वो सोसाइटी में जाकर मैंने लोगों को बोला भी आप जो सीवरेज का पानी आपका छप्पड़ में जाता है, ओवरफ्लो भी छप्पड़ में जाता था, तो मैंने वो उन लोगों के साथ मिलके वो कचरा भी उसमें फेंकते थे, तो उनको मनाया, उन्होंने हमारे से बात की, फिर हमने वहाँ पर सीवरेज सिस्टम नया डलवाया तोबड़ी मोहल्ले में। और पहले तो छप्पड़ में पानी ना जाए, पानी हमारा डिस्पोजल है वहाँ पर जाना चाहिए सीवरेज का पानी, तो वो हमने वो पानी जाना बंद किया। उसके बाद लोगों ने गार्बेज फेंकना भी वहाँ पे बंद कर दिया, क्योंकि हमने रेग पिकर वहाँ पर मैनेज करा दिए। और जलंधर में 6 स्मार्ट पार्क बने थे, तो 6 स्मार्ट पार्कों में एक मेरी वार्ड का भी वो छप्पड़ था जो तोबड़ी हमले में, क्योंकि मेरी सोच थी वो तंग गलियों में लोग रहते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, वो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन उनको भी एक हरा भरा एनवायरनमेंट चाहिए, साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए, बच्चे इन्फेक्शन में ना पले, छोटे बच्चे हैं, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, गलियों में सीवरेज रहता था। तो हमने पूरी कोशिश की और मेरा एक सपना था भी वो छप्पड़ बंद हो और छप्पड़ की जगह वहाँ पर पार्क बने, तो वहाँ पर वो हमने पार्क बनवाया। तो मुझे बड़ी खुशी है भी आम लोग, मजलूम लोग भी जाकर एक हरे भरे माहौल में रहें, बच्चे कुछ उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो कोशिश की है। तो हर चीज़ को टाइम तो लगता है, जो प्रशासन ने साथ दिया, लोगों ने साथ दिया, हमने मिलके काम किया। और मेरी वार्ड में मैं जब काउंसलर बना तो लोगों की पेंशनें नहीं थी, बहुत कम लोगों की पेंशनें थी, लोगों के पास नीला कार्ड नहीं था, लोगों के पास हेल्थ कार्ड भी नहीं थे। तो हमने पूरी कोशिश की, मेरी सोचते भी जो देखो एक बुजुर्ग है जो बुढ़ापे में आ गए हैं, तो वो 65 साल की उम्र या 60 साल की उम्र में है वो, तो वो सरकारी दफ्तरों में धक्के क्यों खाएं, वो हमारे सुविधा सेंटरों में जाके लाइनों में क्यों लगे। तो हमारी सोचते भी ये लोगों के हम जाके घरों से फार्म लेंगे, खुद से पेंशन के फार्म भर के। तो मैंने अपनी वार्ड में कम से कम 1800 से ऊपर जो पेंशन मैंने 5 साल में लगवाई, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन थी, चाहे वो विधवा पेंशन थी, चाहे वो अपाहिज पेंशन थी। मेरी सोचते भी बुजुर्ग दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वो तो हो ही ओल्ड एज गए हैं, तो वो अपने घर में रहे, ये हमारी ड्यूटी, उन्होंने हमें चुना है। तो मैंने अपने पूरी सूझबूझ के साथ, क्योंकि एक पेंशन को लगाने के लिए हमको 5 दफ्तरों में जाना पड़ता था, तो वो हमने कार्य किया और कर्मचारियों ने, प्रशासन ने हमारा साथ दिया। और आज मुझे बड़ी खुशी है, जब देखो एक बुजुर्ग है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो एक छोटी सी अमाउंट है 1500 रुपया, लेकिन जब उसके पास जाती है ना तो उसको बहुत खुशी मिलती है। तो हमें खुद को खुशी मिलती थी भी ये थोड़े थोड़े मतलब इनको एक सरकार के माध्यम से छोटा सा जरिया बना, रास्ता मिला, उनको आय का साधन मिला। तो इसी तरह हमने नीले कार्ड बनवाए लोगों को, जो 2 रुपये किलो कनक मिलती है, तो वो भी हमने मतलब मैंने अपनी वार्ड में 2000 से ऊपर नीले कार्ड बनवाए।
क्योंकि स्लम एरिया है मेरे 80% 75% जो पॉपुलेशन है वो स्लम कैटेगरी से है। तो मैंने कभी मतलब किसी को बोला था भी अगर आप मेरे दफ्तर में आओ फार्म मैं खुद से दूंगा, आपने कुछ नहीं करना, आप मुझे अपने बस प्रूफ दीजिए, मैं खुद से फार्म भरूंगा। मेरे साथ में मेरे जो मोहल्ले के लड़के मेरे दोस्त हैं, मेरे वॉलंटियर हैं, उन्होंने साथ मिलके मेरे काम किया। रात को 12, 1, 2 बजे तक हम लोगों के फार्म भरते रहते थे। मतलब हमें था भी इनकी कोई भी छोटी सी मिस्टेक के कारण इनका नीला कार्ड बनने से ना रह जाए, तो हमने खुद वो काम किया और हमें अच्छा भी लगता था भी हम लोगों के मतलब लोगों ने हमें चुना तो हम उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है। तो अगर देखो अगर वो शिक्षित होते तो वो फिर हमारे पास क्यों आते? अगर जो हमारे कर्मचारी अगर उनको सही से डील करते हैं तो लोगों को मेरे साथ पार्षद जी, विधायक की, जहाँ MP की किसी की जरूरत ना पड़े। अगर जनप्रतिनिधि इसीलिए चुना जाता है भी लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, उनकी जरूरतें एक घर में एक टेबल के ऊपर पूरी होनी चाहिए। तो ये सुविधाएं वो थी जो आपके द्वारा पूरी की गई। जी। वहीं अगर हम बात करें वहीं हम बात करें स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में हमारी सिटी को डाला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिए गए, लेकिन हमारी जो सिटी है वो कहीं से भी स्मार्ट नहीं नजर आ रही। इस विषय में आपकी क्या राय रहेगी? स्मार्ट तो पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, स्मार्ट का जब ये फंड आया तो स्मार्ट बनाने के लिए ना लोगों को स्मार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके लिए आज तक कोई भी अवेयरनेस कैंप नहीं लगाया गया, वो बहुत ज़रूरी था। लोगों को हम चंडीगढ़ में जाते हैं, चंडीगढ़ में हमारे लोग ही हम जाके डिसिप्लिन में आ जाते हैं। अगर ट्रैफिक रूल की बात करें तो चंडीगढ़ में हम जाके ट्रैफिक रूल में भी बिल्कुल डिसिप्लिन में आ जाते हैं, अपनी बेल्ट लगाते हैं, गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, सिग्नल को फॉलो करते हैं। तो हर चीज़ में हम लोगों को स्मार्ट हमें करने की ज़रूरत है। हमारा जो लोक संपर्क विभाग है उसकी जिम्मेवारी बनती है, लोगों में जाएं, मोहल्ले में जाएं, लोगों को जागृत करें, बताएं। जो भारत सरकार, जो पंजाब सरकार लोगों तक स्कीमें दे रही हैं, को फंड दे रही हैं, उनके बारे में जागृत करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तो लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ में कमियां रह गई। स्मार्ट सिटी का फंड है, आया था, बहुत फंड आया, उसमें हमने सरफेस वाटर का जो काम शुरू किया, जो 24 घंटे पानी शहर को मिलने वाला है, हाँ वो लेट हो गया प्रोजेक्ट, और कुछ सियासी लोगों के कारण और कुछ हमारे ब्यूरोक्रेसी के कारण ये जो हमारा स्मार्ट सिटी शहर जो हम चाहते हैं बनना चाहे वो नहीं बन सका। इसकी हमें थोड़ी सी, हमें भी बुरा लगा, हम अपने आप में गिल्टी फील करते हैं भी हमारा शहर चंडीगढ़ जैसा बनना चाहिए, क्योंकि जो पैसा चंडीगढ़ को जाता है वैसा पैसा पंजाब में, जलंधर में आता है, लुधियाने में आता है, अमृतसर में आता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी है, मैंने भी महसूस किया है। मैं चाहूँगा जो अभी मौजूदा सरकारें हैं ये स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने में सहयोग करें, हमें भी पता लगे भी हम भी एक चंडीगढ़ जैसी साफ सुथरे शहर में रहते हैं, फुली डिसिप्लिन लोग रहें, हर चीज़ को फॉलो करें। तो लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी स्मार्ट नहीं हो सकता। अगर लोगों में उस चीज़ की कमी है, अब तो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत जागरूक हैं, हर बच्चा स्मार्टफोन चलाता है, हर परिवार में 2 स्मार्टफोन है, 3 स्मार्टफोन है। तो अवेयरनेस कैंप चलाने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। हमारे मतलब 5 साल में बहुत कैंप लगाए हमने, जो कचरे को लेके भी, जो कचरा है वो जो सूखा है वो नीले डस्टबिन में डालें और जो गीला कचरा है वो हरे डस्टबिन में डालें। अभी तक हम वो लोगों को जागरूक पूर्ण रूप से नहीं कर सके। तो पहले लोगों को घर में स्मार्ट करने की ज़रूरत है, उसके बाद शहर स्मार्ट होगा। तो ये बड़ी ज़रूरत है, उसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाए, लोगों की मुश्किल को हल किया जाए। लोग करना चाहते हैं, लेकिन अब हम किसी को बोले ना भी आप घर में 2 डस्टबिन रख लो, तो वो बोलेंगे इसके पैसे कौन देगा? जी बिल्कुल। ठीक है, देखिए हम हर के घर की समस्या है, तो आर्थिक तौर से लोग कैसे हैं, किस हालात में, वो तो वही बता सकते हैं। तो उसमें भी सरकार को सहयोग करने की जरूरत है। गार्बेज के सिस्टम को, गीले सूखे को अलग अलग से करेंगे तो कचरे की समस्या शहर से बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगी। जी।
तो स्मार्ट तो लोगों को करने की ज़रूरत है, तो शहर स्मार्ट बनेगा। और मैं तो सरकार से भी यही निवेदन करूंगा, चाहे पंजाब सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, मिलके काम करो, शहर का विकास करो। लोग चाहते हैं शहर को बदलना, आपका सहयोग चाहिए। और मीडिया का बहुत धन्यवाद। और अगर आपको जनता दोबारा चुनती है अपने प्रतिनिधि के रूप में, जी। रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, जी। तो आप कौन कौन से बदलाव लाएंगे? मैं अपने इलाके में लोगों को जो पहले चीज़ की कमियां रह गई थी, शायद हमसे भी कुछ कमियां रह गई हो, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वार्ड में मैं चाहता हूँ मेरी वार्ड में जो कचरा है, गीला कचरा और सूखा कचरा लोग अलग अलग से दें। लोगों को जागृति देनी चाहिए इस चीज़ की, तभी हम शहर को स्मार्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ वो जो सरकार की स्कीमें और भी जो भारत सरकार जो लोगों की जन कल्याण की जो स्कीमें लेके आते हैं वो लोगों तक बराबर पहुँच सके, लोगों को साक्षर किया जाए, पढ़ाया जाए, उनकी हर चीज़ की सुविधा उनको आराम से मिलनी चाहिए, उनको एक काम के लिए कहीं भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। क्योंकि हम देखते हैं आए दिन शहर में हादसे होते हैं, सड़कों पे हादसे होते हैं, तो मैं लोगों से भी बेनती करूंगा भी वो स्मार्ट बने और अपने बच्चों को स्मार्ट बनाएं। स्मार्ट ये नहीं, अगर बच्चा बड़ा हो रहा तो उसकी आयु से पहले उसको कोई टू व्हीलर व्हीकल ना दें, साइकिल से चलेगा तो हेल्थ भी अच्छी होगी, तो उसको साइकिल पर ही चलने की आदत डालें। मैं देखता हूँ फॉरेन कंट्री में देखता हूँ, मतलब वीडियो आती है तो वहाँ के तो प्रधानमंत्री भी आज भी साइकिल चलाते हैं। तो हमें भी खुद जागरूक होना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शहर स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। हाँ। और दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जो हौसला है, आपके मजबूत इरादे हैं जनता की, समाज की सेवा के लिए, वो ऐसे ही बुलंद रहें। और मुझे लगता है कि हर वार्ड के हर एक छोटी छोटी इकाई जो है ना, जहाँ से विकास होना चाहिए, उन्हें ऐसे एक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत बिल्कुल है। और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी महिमा जी, मैं भी आपका धन्यवाद और आप करता हूँ। देखते रहिए वंदे भारत 24। मैं महिमा आपके साथ।